बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। अगर आज पंजाब खामोश रहा तो तारीख पंजाब को कभी माफ नहीं करेगी। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पुराने खिताब ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। मौजूदा बयान तो कुछ भी नहीं। फौज खुद पर तनकीद से परेशान, तालिबान से मुज़ाकरात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत और फौज की सोच यकसा नहीं, पता चल गया। इस्लामाबाद एक महफूज शहर है। सब्जी मंडी में धमाके से पता चल गया इस्लामाबाद कितना महफूज है। वज़ीर दाखिला ने साबिक हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। आपने 10 माह क्या किया चौधरी साहब। तालिबान की जंगबंदी खत्म होने में एक दिन बाकी, दहशतगर्दी में अभी से तेजी। इस्लामाबाद में धमाका, कराची तबाही से बच गया। आने वाले दिन खौफनाक हो सकते हैं, अल्लाह खैर करे। वाहमें, खदशे हैं, वसवसे हैं या फिर अनजाना खौफ, जाने फिजाओं में क्या है, दिलों को किस चीज का धड़का लगा है। पार्लियामेंट की राहदारियों में सरगोशियां हैं, थड़ों पर, गली मोहल्लों में, चाय के खोखों पर इसी का चर्चा है। एक सदा है कि पाकिस्तान बदल गया है। जमहूरियत का नन्हा पौधा अब तनावर दरख्त बन चुका है। कोई डरा रहा है ये पाकिस्तान है भाई, निजाम अभी इतना मजबूत नहीं हुआ कि परवेज मुशर्रफ का बोझ उठा सके। गर्ज हालात नाजुक चल रहे हैं और इसकी वजह विफाकी काबीना के ख्वाजगान की शोला बयानी को करार दिया जा रहा है। कुछ कहते हैं साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के बारे में बात करते हुए ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ कुछ जज्बाती हो गए हैं। ये भूल गए हैं कि दहशतगर्दी की जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जून 2006 में ख्वाजा आसिफ जिस तरह गरजे बरसे थे, फौज के बारे में जो नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उनका मौजूदा बयान तो उसका अशीर भी नहीं। जरा मुलाहिजा कीजिए। जब नहीं था और जो कर जर्नैलों पे अयूब खान से लेकर परवेज मुशर्रफ तक जो उन पे वाजिब है वो अदा किए जाएंगे और हम उनसे वसूल करेंगे। जनाबे वाला सिर्फ 63G नहीं है आइन के अंदर, 244 भी आर्टिकल है और 6 आर्टिकल भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फौज के किरदार पे बात करने से हमें मना नहीं करता, पर जब फौज जो अपने किरदार से तजावुज करती है उसकी सजा भी तजवीज करता है। जनाब स्पीकर, आज मेरे वतन का बदन जो है लहू लहू है। बलूचिस्तान हो या वजीरिस्तान हो, वो पाकिस्तान का लहू बह रहा है। अगर आज पंजाब खामोश रहा तो तारीख पंजाब को कभी माफ नहीं करेगी। बंगालियों पे जुल्म हुआ, बंगालियों का इस्तेसाल हुआ, पंजाब खामोश रहा, पंजाब जुर्म में शामिल रहा, पंजाब कोलैबोरेटर बन गया। आज पंजाब कोलैबोरेटर नहीं बनेगा। मैं पंजाबी, यहाँ पे जितने पंजाबी एमएनए हैं, अपने बलोची भाइयों के लिए और पख्तून भाइयों के लिए आवाज उठाएंगे और उनसे कंधे से कंधा मिला के जालिम की गोलियों का भी जवाब देंगे और उनको गोलियों के और जुल्म से बर्दाश्त करने से इनकार करते हैं। जनाबे वाला, ये वही वजीरी हैं कि जब पाकिस्तान की फौज ने आजाद कश्मीर में जाने से इनकार किया था तो ये लश्कर लेके गए और आज जो आजाद कश्मीर आपके पास है इन्होंने आजाद करवाया था। ये पाकिस्तानी फौज का तोहफा नहीं है, ये उन कबायली लश्करों का तोहफा है जिन्होंने वतन अजीज की आजादी के 6 माह बाद भी अपने खून का नजराना पेश किया। साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में ख्वाजा आसिफ ने अपनी इस तकरीर में फौज की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए थे और दिफाई बजट को भी उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। जनाबे वाला, सैकड़ों और हजारों अरब बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल पे दिफाई बजट पे खर्च किए। और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से।
कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। कौम एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रही है, कौम जाहिल है, मुफलिस है, गरीब है, पानी का पीने का पानी नहीं मिलता, अगर पीती है तो उसको गैस्ट्रोएंटाइटिस होता है, उसको हाइपेटाइटिस ए और बी और सी होता है। आज वजीर तालीम जो वफाकी वजीर तालीम है, उन्होंने एजुकेशन के मुताल्लिक आज से 2 हफ्ते पहले कहा कि सिर्फ पंजाब में 20,000 ऐसे स्कूल हैं जिनकी ना दीवारें हैं, ना उनमें लैट्रिन्स हैं और ना उनमें बुनियादी सहूलियात हैं बच्चों के लिए। और उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन इस वक्त हम अपनी अगली आने वाली नस्ल को इम्पार्ट कर रहे हैं, अपने मुस्तकबिल को तामीर कर रहे हैं, वो एजुकेशन नाकाफी है, वो फॉल्टी है एट बेस्ट। ये इनके वजीर तालीम का बयान है। और जिस तरह मेरा भाई चौधरी मंजूर कह रहा था कि गरीबों के लिए किताबें और हैं, अमीरों के लिए किताबें और हैं, अमीरों के लिए अस्पताल और हैं, गरीबों के लिए अस्पताल और हैं। अगर ये वेलफेयर स्टेट है पाकिस्तान, मैं मानता हूं ये वेलफेयर स्टेट है, अगर ये वेलफेयर स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज के लिए वेलफेयर स्टेट है, पाकिस्तान के अवाम के लिए वेलफेयर स्टेट है। अगर ये गारंटी करती है क्रेडल टू ग्रेव वेलफेयर का, या गारंटी करती है उनकी तालीम का, उनकी हेल्थ का, उनकी अयाशियों का, उनकी जायदाद का, उनके प्लॉटों का, उनके फ्लैटों का, उनके कोठियों का, तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक मखसूस तबका जिसने इस मुल्क के ऊपर 43 साल हुकूमत करते हो गए हैं और उनसे कोई आज तक सवाल नहीं पूछा किसी ने कि आप लोगों ने इन सालों में इस कौम का क्या बनाया है। बिगाड़ा जो कुछ है वो हमारे सामने है। ये तो माजी की बात थी, अब फिर ऐसी ही शोला बयानी से माहौल गर्म है। आर्मी चीफ के बयान के फौज के वकार का हर हाल में तहफ्फुज़ करेंगे के बाद आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजरें थीं, जिसकी प्रेस रिलीज तो रिवायती आई, मगर ज़राए का कहना है कि अस्करी क़यादत में फौज पर तनकीद, तालिबान से मुज़ाकरात और परवेज़ मुशर्रफ के मामले का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ वज़ीर आज़म की वतन वापसी के बाद उनसे मुलाकात करके उन्हें फौजी जवानों और अफसरों के तहफ्फुज़ात से आगाह करेंगे। अस्करी हुकाम ने परवेज़ मुशर्रफ के बारे में क्या फैसला किया, कुछ पता नहीं। मीडिया की खबरें ये हैं कि परवेज़ मुशर्रफ को PNS अल-शिफा कराची मुंतकिल करने की तैयारियां हो चुकी हैं, जहां से पंछी बैरून मुल्क परवास कर जाएगा। ख्वाजा की 8 साल पुरानी तकरीर का अब दोबारा चर्चा होने के पीछे क्या है, इन सब पर बात होगी। हमारे साथ हैं सीनियर तज्जियाकार, एंकर पर्सन, कॉलम नवीस और सहाफ़ी हामिद मीर, जो इन मामलात पर गहरी नजर रखते हैं। हामिद मीर साहब, आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, असल मामला परवेज़ मुशर्रफ साहब का ही था? देखिए, बात यह है कि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज हुई इस्लामाबाद में, वो एक मामूल की कॉन्फ्रेंस थी और यकीनन इस किस्म की जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं कोर कमांडर्स की, उनमें बहुत से मामलात ज़ेर बहस आते हैं और परवेज़ मुशर्रफ का मामला भी जो है वो किसी हद तक ज़ेर बहस आया होगा। लेकिन जो जनरल राहील शरीफ की जो पिछले दिनों स्टेटमेंट थी, अगर आप उस स्टेटमेंट को गौर से देखें तो वो उस स्टेटमेंट में मीडिया ने जिस जुमले को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, वो जुमला जो है वो पहली लाइन या पहला पैराग्राफ, बल्कि दूसरा पैराग्राफ भी नहीं था, वो आखिर में एक बात थी। और हमारी इतला ये है कि वो बहुत सोच समझ के वो फिक्रा जो है उसको डाला गया था और उसमें जो है वो कोई बहुत क्लियर स्टांस नहीं लिया गया। एक मलफूफ अंदाज में बात की गई और कुछ जो आर्मी के सोर्सेज हैं जिनके साथ हमारी बात हुई है, वो ये कहते हैं जी कि आप ये ना कहें कि ये परवेज़ मुशर्रफ का जो ट्रायल हो रहा है, ये उस ट्रायल के को रोकने की कोशिश है ये स्टेटमेंट। वो ये कहते हैं जी कि दरअसल परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल के नाम पर कुछ लोग जो हैं वो फ़ौज की तहकीर कर रहे हैं, फ़ौज की तौहीन कर रहे हैं, तो ये हमने उस पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। तो ये एक मौक़िफ़ है, लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो वकला हैं उन्होंने वाज़ह तौर पे ये कहा कि अगर परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल हुआ तो फ़ौज जो है वो रिएक्ट करेगी, और जब खुद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपना एक जो आखिरी इंटरव्यू था जो उन्होंने एक प्राइवेट टीवी चैनल को दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि फ़ौज मेरे पीछे खड़ी है, तो उस वक्त भी फिर फ़ौज को चाहिए था वो वजाहत करती, उस वक्त भी ISPR को वजाहत करनी चाहिए थी। तो सवालात तो बहुत से हैं, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में जो हुकूमती ज़राए हैं उनका यही दावा है, वो यही कह रहे हैं कि जी राहील शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ है तो सिविलियन हुकूमत का भी वही मौक़िफ़ है, और उनका ये भी यही ख्याल है कि ये मामला आगे नहीं जाएगा
कुछ मीडिया में डिस्कशन ज़रूर हो रही है, कुछ लोगों ने इसकी हाइप ज़रूर क्रिएट किया है। जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के हामी हैं वो इस पर बहुत खुश हैं, और कुछ जो तज्ज़िया नगार हैं जो कि हमेशा से गैर जमहूरी क़ुव्वतों के साथ खड़े रहे हैं, वो इस सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि इस मसले पे हुकूमत और फ़ौज के दरमियान कोई लंबा चौड़ा इख्तलाफ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का ट्रायल ना हो और उनको बाहर भेज दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब एक शख्स को बचाने के लिए फ़ौज जो है वो पाकिस्तान में जमहूरी ढांचे को तबाह व बर्बाद करने का फ़ैसला नहीं कर सकती। अजीब सा माहौल है, खौफ सा पैदा किया जाता है। अचानक 8 साल पुरानी ख्वाजा आसिफ साहब की एक तकरीर जो है वो मीडिया में गर्दिश करने लगती है, और जो मौजूदा बयानात हैं ख्वाजा साद रफीक के और ख्वाजा आसिफ के, कहीं उनको जवाज बनाकर कहीं कोई नई मुसीबत तो नहीं खड़ी हो जाएगी? देखिए, बात यह है उसामा भाई कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने खुद बबांगे दोहल अपने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा कि फ़ौज मेरे पीछे खड़ी है, तो उस वक्त तो ये जो तज्ज़िया नगार हैं और ये जो दफाई हलकों और खुफिया इदारों के साथ कुरने वाले जो कॉलम निगार हैं, उस वक्त तो इन लोगों को फ़ौज के वक़ार का ख्याल नहीं आया। एक शख्स जिसने 2 मरतबा पाकिस्तान का आइन तोड़ा और जिस पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में आइन से गद्दारी का मुकदमा चल रहा है, वो शख्स जब बबांगे दोहल एक टीवी इंटरव्यू में ये कहता है कि पाकिस्तान की फ़ौज मेरे पीछे खड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स पाकिस्तानी फ़ौज के जो शहीद हैं और गाजी हैं उनकी कुर्बानियों की आड़ लेने की कोशिश कर रहा है। तो उस वक्त भी ये बात की जानी चाहिए थी, जिस तरह आजकल ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ के बारे में बात की जा रही है कि जनाब ये फ़ौज जो है उसकी तौहीन ना की जाए। क्या मुशर्रफ का ये कहना कि फ़ौज मेरे पीछे खड़ी है, क्या ये फ़ौज के वक़ार को धचकानी है? क्या ये फ़ौज की तौहीन नहीं है? क्या परवेज़ मुशर्रफ एक सियासी जमात का सरबराह नहीं है? और एक सियासी जमात के सरबराह को बचाने की कोशिश 1973 के आइन की दफ़ा 244 की खिलाफवर्जी नहीं है? एक सियासी जमात का सरबराह जो है उसके खिलाफ एक ट्रायल हो रहा है, और उस सियासी जमात के सरबराह के खिलाफ एक सियासी हुकूमत का वज़ीर ख्वाजा आसिफ या ख्वाजा साद रफीक, उन्होंने सख्त लबो लहजे में एक बात की है, तो ये फ़ौज के खिलाफ बात कहाँ पे हो गई? तो जहाँ तक आपने ये कहा कि क्या ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक अपना लबो लहजा नरम करेंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि जिन दिनों में उन्होंने ये बात की थी उन दिनों में हुकूमत का ये ख्याल था कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के जो एंकर्स की एक बड़ी अक्सरियत और कॉलम नगारों की एक बड़ी अक्सरियत और नाम नहाद दफाई तज्ज़िया नगारों की एक बड़ी अक्सरियत परवेज़ मुशर्रफ को बचाने के लिए मुत्तहिद हो गई है। खुफिया अदारों के साथ उनकी कोलैबोरेशन है, और बुरा ना मनाइएगा, तमाम बड़े टीवी चैनल्स और वो चैनल जिस पर मैं काम करता हूँ उसके तमाम बड़े बड़े तज्ज़िया नगार जो हैं वो तो यही कह रहे थे ना, दिल्ली हनूज दूरस्त, और परवेज़ मुशर्रफ पे ना कभी मुकदमा दर्ज होगा, ना कभी उस पर फ़र्द जुर्म आयद होगी, उस पर गद्दारी का मुकदमा चल ही नहीं सकता। लेकिन मुकदमा तो चला। तो परवेज़ मुशर्रफ का जो मुकदमा है इससे हमें सबक सीखना चाहिए, ख़ास तौर पे मीडिया के जो एंकर्स और तज्ज़िया नगार हैं उनको सबक सीखना चाहिए कि भाई हम किंग मेकर्स नहीं हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े टीवी चैनल्स के एंकर्स और रिपोर्टर्स जो हैं वो ये कह रहे थे कि जी दुबई से एक जहाज़ आ गया है और नूर खान एयरबेस पे खड़ा है और परवेज़ मुशर्रफ जाने वाला है। परवेज़ मुशर्रफ तो नहीं गया, तो मीडिया गलत साबित हो गया, तज्ज़िया नगार गलत साबित हो गए, और ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज और दफाई इदारों से कुर्बत रखने पे जो फ़ख्र करने वाले सहाफ़ी हैं, इन सब का पोल खुल गया है। ये इनकी ठीक है, इनकी राय में आप लोगों को बड़ा वजन महसूस होता है और हम लोग इनसे मरूब भी हो जाते हैं, लेकिन खबरें तो इनकी गलत साबित हुई ना, मीडिया की क्रेडिबिलिटी को तो इन्होंने नुकसान पहुँचाया। तो ये सिर्फ फौज के वकार का मसला नहीं, ये मीडिया की क्रेडिबिलिटी का भी मसला है, और ये पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का मसला है। एक शख्स जिसने 2 दफ़ा पाकिस्तान का आइन तोड़ा है उसका ट्रायल होना चाहिए। अगर पाकिस्तान में एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी लगाई जा सकती है, अगर पाकिस्तान में 2 मुंतखब वज़ीर आज़म को जलावतन किया जा सकता है, अगर पाकिस्तान का जो इस वक्त वज़ीर आज़म है उसके हाथ में हथकड़ी लग सकती है, अगर पाकिस्तान का जो इस वक्त वज़ीर दफ़ा है उस पर अटक के किले में तशद्दुद हो सकता है, अगर ख्वाजा साद रफीक की आंखों पे पट्टियां बांध के उसको उल्टा लटका के उसके पाँव के तलवे पे डंडे बरसाए जा सकते हैं, अगर ख्वाजा साद रफीक के ख़ानदान की औरतें जो है उनको बर्फ़ की सिलों पे लटाया जा सकता है, तो ये शख्स जो एक फार्म हाउस में बैठा हुआ है जिसको जेल तक नहीं भेजा गया, इस पर सिर्फ एक ट्रायल नहीं हो सकता। आपने तज्जिया निगारों की बात की, हमारे प्रोग्राम में एक तज्जियाकार ने यह तक कहा कि बलूचिस्तान में लड़ने वाले एक फौजी अफसर को फोन करके कहा कि एक आर्मी चीफ को आप गद्दार कैसे कह सकते हैं, इससे मोरल डाउन होता है फौज के जवानों का, यानी परवेज़ मुशर्रफ को अलग नहीं किया जा सकता फौज से।
देखें, वो ये जानबूझ के इस तरह का झूठ बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कलाद में जिसने ऑपरेशन किया और जिसने गोली खाई, क्या उसने अपनी किताब लिख के उसमें ये कहा है कि पाकिस्तान को चाहिए कि इसराइल को तस्लीम कर ले? ये उस फौजी जवान ने तो ये नहीं ना लिखा। परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब इन दी लाइन ऑफ फायर में लिखा है कि पाकिस्तान को चाहिए कि इसराइल को तस्लीम कर ले। ठीक है जी। और वो जो FC के जवान बलूचिस्तान में गोलियां खा रहे हैं और सरहदों की हिफाजत करने वाले जो हमारी पाकिस्तानी फौज के बहादुर जवान हैं, वो जो कुर्बानियां दे रहे हैं, क्या उन्होंने कभी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पकड़कर CIA के हवाले किया है? क्या उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि हमने सैकड़ों पाकिस्तानी जो हैं वो अमेरिकी CIA के हवाले करके और उनसे लाखों डॉलर बतौर इनाम लिया है? पाकिस्तानी फौज के किसी जवान को तो ये इनाम नहीं मिला CIA से, ये तो परवेज मुशर्रफ को मिला है ना। तो परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो सिर्फ, अगर उनकी किताब को आप पढ़ लें, उसमें उन्होंने खुद एतराफ़ किया है कि मैंने काफ लीग बनाई, चौधरी शुजात को काफ लीग का सदर मैंने बनाया। और जब उन्होंने यह एतराफ़ किया तो उस वक्त वो बावर्दी आर्मी चीफ थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के आइन की दफ़ा 244 की खिलाफ वर्जी की। जो हमारे FC के और फौज के जवान गोलियां खाते हैं, वो तो सियासी जमातें नहीं ना बना रहे, वो तो सियासत नहीं कर रहे। तो भाई ये एक आर्मी के चीफ का एहतसाब नहीं हो रहा, ये एक सियासी जमात के सरबराह का एहतसाब हो रहा है। और वो तजिया निगार जो आके ये कहते हैं कि जी फौज में बड़ी रिजेंटमेंट है, वो मुझे और मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि मुझे लेके चलें ट्रूप्स के पास, मैं तैयार हूँ। और मुझे बताएं कोई सूबेदार या कैप्टन या मेजर या कर्नल जो है वो मुशर्रफ के ट्रायल पे बड़ा नाराज है, मुझे मिलवा दें उससे। हाँ, कुछ जर्नैल हजरात और कुछ रिटायर्ड एयर मार्शल और कुछ रिटायर्ड जर्नैल जिन्होंने मुशर्रफ से फ़ायदे उठाए और मुशर्रफ ने उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिलवाई, उनको कुछ तकलीफ ज़रूर है। और उनको ये भी खतरा है कि 12 अक्टूबर 1999 से अगर एहतसाब शुरू हो गया तो फिर उनकी भी बारी आएगी। देखिए, पहले तो सब तज्जिए आप कह रहे हैं कि गलत साबित हो गए, लेकिन अब भी खबरें आ रही हैं कि शायद आने वाले दिनों में जल्द ही परवेज मुशर्रफ साहब को PNS अल-शिफा कराची मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ उनके लिए सिक्योरिटी खदशात हैं इस्लामाबाद में। उसके बाद शायद वो दुबई चले जाएं। आपको ऐसा लगता है हो सकता है? देखिए, बात यह है कि ये जो अभी आपने मुझे पूछा कि जी वो FC के जवान जो हैं वो बलूचिस्तान में गोलियां खा रहे हैं, क्यों गोलियां खा रहे हैं? इसलिए कि 2006 में परवेज मुशर्रफ के दौर में बलूचिस्तान में एक 85 साल के बूढ़े शख्स अकबर बुगटी को शहीद किया गया। और उसके बाद से वहाँ जो आग लगी हुई है उसको बुझाने के लिए ज़रूरी है कि अकबर बुगटी का भी एहतसाब हो। परवेज मुशर्रफ को सिर्फ आइन से गद्दारी के मुकदमे में ट्रायल नहीं किया जा रहा, अकबर बुगटी के कत्ल का इल्ज़ाम भी है उस पर। और वो जो दादे दहशत गर्दी की अदालत है उसने भी मुशर्रफ साहब को बुला लिया है। लाल मस्जिद के केस में भी उनको बुलाया गया है। ठीक है जी। और जो जजेस की नज़रबंदी का केस है उसमें भी उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। तो सिर्फ एक मुकदमा नहीं है, 3 और भी मुकदमे हैं, टोटल 4 मुकदमे हैं। तो अगर ये आदमी जो है अपने मुकदमात का सामना किए बगैर पाकिस्तान से बाहर चला गया तो फिर आप किस मुंह से जो है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे? अखबारात में आज अब भी तज्जिए हो रहे हैं कि मार्शल लॉ तो कहीं नहीं लग सकता, इस तरह की बातें हो रही हैं। उसामा भाई, अब ज़रा जो मैं आपको अल्फाज कहने वाला हूँ ज़रा इनको बड़े गौर से सुनिएगा और इनको याद भी रखिएगा। वो शख्स जिसका आपने जिक्र किया, जिसने ये लिखा रोज़नामा जंग में और दी न्यूज़ में कि ये पाकिस्तान है भाई और मार्शल से आपको डराने की कोशिश की, कौन आदमी है ये कोई सहाफ़ी है? इसको कोई सहाफ़ी मानता है? ये साफ आपको पता है किसका नुमाइंदा है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि जिस अखबार में मैं लिखता हूँ उसी अखबार में उसकी धमकी भी शाया हुई है। वो शख्स जो है वो एक नुमाइंदा है खुफिया इदारों का, और उसने जो लिखा है उससे ये साबित होता है कि उसको कहा गया कि तुम ये लिखो। लेकिन जो खौफ है लोगों में उसकी वजह यह भी तो है कि 4 दफा मिलिट्री इंटरवेंशन ये कौम देख चुकी है, कहीं 5वीं दफा फिर तो नहीं ऐसा हो जाएगा? ये वो पाकिस्तान नहीं है, ये वो पाकिस्तान है जहाँ पे कि तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं फौज की मुदाखलत के खिलाफ मुतहद हैं। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, तमाम बड़ी सियासी जमातें जो हैं और जो कि इस वक्त चारों सूबों में जिनकी हुकूमत है वो फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ हैं। खुद फौज के अंदर जवानों और अफसरान की अक्सरियत फौज के खिलाफ है, फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ है। और अगर किसी ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी देनी है तो खुल के सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, सीनियर साहब। उनका कहना है हमला इतने संगीन नहीं है जितनी बात की जा रही है, जितने तज्जिए किए जा रहे हैं। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद एक महफूज शहर है। सब्जी मंडी में धमाके से पता चल गया इस्लामाबाद कितना महफूज है। वज़ीर दाखिला ने साबिक हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। आपने 10 माह क्या किया चौधरी साहब?
आज दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को निशाना बनाया। सुबह सवेरे जब इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में चहल पहल थी, मजदूर, आड़ती, रेडीबान, ठेले वाले खरीदो फरोख्त में मसरूफ थे कि जोरदार धमाका हो गया। 5 किलो वजनी बम अमरूद की पेटी में छुपाया गया था, जो फटा तो देखते ही देखते 24 मेहनत कश कटी फटी लाशों में बदल गए। ज्यादा तादाद रेडियो पर फल फरोख्त करने वालों की थी। 116 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। इस्लामाबाद कचहरी हमले के बाद सब्जी मंडी में होने वाले धमाके ने वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के दावे कि इस्लामाबाद महफूज शहर है का पोल फिर खोल के रख दिया है। इस्लामाबाद एक महफूज शहर 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 है। एक महफूज शहर है। एक महफूज शहर है। एक महफूज शहर है। और अब वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने यह कहकर मलबा पुरानी हुकूमत पर डाल दिया कि सब्जी मंडी के जो रास्ते पर लगाए गए डिटेक्टर थे वो नाकिस हैं और उनसे बारूद का पता नहीं चलाया जा सकता। चूंकि ये डिटेक्टर पिछली हुकूमत ने लगाए थे, इसलिए चौधरी निसार का जिम्मा तोश-पोश। खुफिया एजेंसियां खबरदार किए जा रही हैं कि इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा में दहशतगर्दी हो सकती है। कल हमने भी न्यूज़ आर में इस खतरे की निशानदेही की थी कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का खतरा है, मगर पेशगी इत्तलात, खुफिया एजेंसियों की एफिशिएंसी सब रायग आ गई। जब जिम्मेदार ही आंखें बंद करके सोए रहेंगे तो आम शहरी मरते रहेंगे। जब वफाकी दारुल हुकूमत महफूज नहीं, फिर बाकी मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। 10 महीने से वज़ीर दाखिला के ओहदे पर बड़ा जमान चौधरी निसार इस्लामाबाद को महफूज नहीं बना सके, बाकी मुल्क की क्या गारंटी है। इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा के जो चेयरमैन हैं शेख रुहेल अस्कर, वो हमारे साथ हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं। एक साहब, ये जो दावे थे कि इस्लामाबाद महफूज शहर है, उनका क्या हुआ? उसामा, असल पे इसको अगर आप इस तरह देख लें ना, हमारी एक बदकिस्मती से हमारी एक बन गया एक तरीका कि हम हर चीज से कोई नेगेटिविटी निकालते। अब मेरा अपना साथी ख्याल ये है कि चौधरी साहब ने तो ये खुद तो नहीं देखा होगा ना, लामहला उनकी जो अंडर काम करती हैं एजेंसियां, उन्होंने उनको रिपोर्टिंग की होगी और रिपोर्टिंग जो की होगी उसी बिना पर चौधरी साहब ने ये बयान दिया होगा। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि वो अपनी तौर पर इसका बयान तो नहीं दे सकते थे, लेकिन जिस किस्म के हालात से हम ये भी कहती रही कि हमले हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई लोगों को पकड़ा नहीं जा सका। अब उन्होंने कह दिया कि स्कैनर जो लगाए वो नाकिस हैं, वो पिछली हुकूमत की जिम्मेदारी है। 10 महीने में कुछ तो करते। अब बजा फरमा रहे हैं, मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये तो एक बिल्कुल हकीकत है कि जो स्कैनर्स चाइना से पोर्ट किए गए थे वो इस मकसद के लिए नहीं थे। वो मकसद कोई और था, इस मकासद के लिए आप उसको इस्तेमाल न कर पाए, वो पड़े पड़े ख़राब हो गए। और इसके बाद अब ये जो मैंने बात सुनी है कि पिछले 1-2 माह पहले इन्होंने फिर इस मौजूदा हुकूमत ने कोशिश की है कि इस किस्म के बड़े स्कैनर्स जो बारूद को डायरेक्ट कर रहे हैं, डिटेक्ट करें और उसको वो इंस्टॉल करें आपके खारजी और दाखिली रास्ते में। लेकिन ये एक लंबी कहानी है उसामा। वहाँ पे इस्लामाबाद में कोई 1 या 2 खारजी और दाखिली रास्ते नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाता। अब आपने एक जिक्र किया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, अब हमारी बदकिस्मती यह है कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आप दे देते हैं और उसका फॉलो अप नहीं होता। अब इंटेलिजेंस एजेंसी जो आपको रिपोर्ट देती है तो उसको चाहिए ये था कि आप उसका फॉलो अप करें। इसीलिए अब गवर्नमेंट ने एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने की कोशिश की है जिसमें सारे लोग एक छत के नीचे हों और आपस में उनकी एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो कोऑर्डिनेशन नहीं है उसको बेहतर बनाने के लिए उसको सारे मामलों को एक ही जगह देखा जाए और फिर उसको आगे लेके चला जाए ताकि पता चले कि कौन शख्स ऐसा है, किसकी कोताही है, कौन उस पर अमल नहीं कर रहा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि माजी में मैं जो समझ पाया हूं, जो मेरी नाकसी राय में है, वो यही है उसामा कि आप इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो दे देते हैं, आपने अपना फरीजा अंजाम दे दिया, आपने अपने गले से निकाल के बाहर फेंक दी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जो हमने इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी थी, आया उस पर सूबाई हुकूमत ने या वफाक ने उस पर कोई अमल किया या उसका तदारक करने की कोशिश की। ये असल मेरे ख्याल में
ये सबसे अच्छा, बड़ा आज लकूना था, वज़ीर सबसे बड़ी परवेज़ कमजोरी। रशीद साहब ने कहा कि ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि तालिबान ने इसकी मजम्मत की है और ना सिर्फ उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की बल्कि उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत की है। तो क्या यही हमारे लिए सिर्फ कामयाबी है कि तालिबान नहीं हमला कर रहे, कोई और कर रहा है? देखिए, मैं परवेज़ रशीद साहब का अपना एक सोच होगी, उनका अपना एक अंदाज होगा। मैं उस वक्त तक इस पे कुछ बात नहीं कर सकता जब तक ऑफिशियल, मतलब एक स्टेटमेंट आती है ना, तालिबान कोई करते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो फिर वो बड़े फख्र से उसका ऐलान भी करते हैं। अब देखना ये है कि ये कौन सी ऐसी कुव्वत है। अब आप ये कहते हैं कि जो मैं आपके मीडिया से देख रहा हूं कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया या बलूचिस्तान की कोई ऐसी है जो नेगेटिव किस्म की यूनाइटेड बलोच आर्मी कहा जा रहा है, यूनाइटेड बलोच आर्मी नामी तंजीम है, उनका नाम आ रहा है ना। अब देखना यह है कि एक तरफ ये बयान आ रहा है कि अमरूद की जो पेटियां थी या अमरूद की बॉक्स थे उसमें से ये धमाका हुआ। तो क्या वो अमरूद के बॉक्सेस जो थे वो परचेज किए गए लोकली या वो कोयटा से आए? कोयटा में तो मेरे ख्याल में अमरूद था नहीं। और ये चीजें जो बहुत सारी देखने वाली हैं, इसीलिए मेरे ख्याल में इसीलिए वज़ीर दाखिला साहब ने कहा है कि पहले हम इसकी तहकीक कर लें, इसके हकायक जान लें, फिर उसके बाद हम कोई इस पे बयान देंगे कि ये असल कार्रवाई किसकी है। चूंकि देखा ना, आप पहले भी 2 कार्रवाइयां हुई, पहले तालिबान कार्रवाइयों की जिम्मेदारी लेते थे, कुछ लोग कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं है। अब बलोच अलहदगी पसंद दहशतगर्द जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं तो वजारत दाखिला कह रही है कि नहीं, वो लोग नहीं है, ये तो मज़हब का खेज है, उनका जिम्मेदारी कबूल करना। क्या इसलिए उसामा ऐसा कभी नहीं हुआ? तालिबान जब कोई अपनी कार्रवाई करते थे तो वो आपको नहीं बल्कि वो तो इंटरनेशनल मीडिया में बड़े फख्र से बयान करते थे। तो आपने देखा, आज भी मैं अगर देख रहा था, अगर आपके पास उनका हैंड आउट हो तो जरा गौर कीजिए उनकी वो जो ऊपर की एक लाइन है, तो उस पर उन्होंने कहा ये जो ISIS के हमले हैं वो नाजायज हैं, ये हमले नहीं होने चाहिए, मासूम लोगों को नहीं मारना चाहिए। तो मैं तो बड़ा हैरान था कि जो वो कार्रवाई करे वो तो दुरुस्त, अगर कोई और कार्रवाई करे तो गलत है। मैं एक बात कर रहा था सामा कि इससे पहले जो 2 कार्रवाइयां हुई थी उस पर तालिबान ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि ये हमने नहीं किया। लेकिन वहीं के एक ग्रुप ने जो शायद हरारुल हिंद था या इस किस्म का कोई नाम था, उन्होंने वो कार्रवाई कबूल कर ली। तो मेरा उस पर मौकफ ये था कि भाई एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि सारे जितने आपके ग्रुप्स है वो अंडर द कमांड ऑफ मुल्ला फजलुल्लाह काम कर रहे हैं, वो उनके ताबे है, उनकी बात मानना उन पर फर्ज है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि कोई और ग्रुप उठ के वहीं से आपके पास से उठ के ये कार्रवाइयां करे और आपको इल्म ना हो? और अगर वो करता है, आपके इल्म में नहीं रहता और करता है, तो आपको, अगर आप सिंसियर हैं, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बने, तो फिर आपको उनको रोकना होगा। अगर आप नहीं रोक सकते तो आपको फिर पाकिस्तान के हुकूमत को, स्टेट को आपको बताना होगा कि ये उनकी हाइड हाउस है और ताकि पाकिस्तान की अफवाज जो है वो उस पर कार्रवाई करे। और मेरा यह मानना, मैं आपको एक बात, लेकिन अगर ये वाकई तालिबान की कार्रवाई नहीं है और ये बलोच यूनाइटेड बलोच आर्मी नहीं किया है, दीगर कई अलहदगी पसंद वहां पर तंजीमें काम कर रही हैं, तो उनके लिए क्या लाहेमल है? उनसे भी मुज़ाकरात होंगे। 9 महीने हो गए बलूचिस्तान हुकूमत को, कोई हमने मुज़ाकरात नहीं देखे। एक्शन होता है तो कल सिब्बी में धमाका हो गया ट्रेन पर, उसकी जिम्मेदारी वो कबूल की। आज भी जो धमाका हुआ 24 लोग जाम बाकी, उसकी भी जिम्मेदारी वो कबूल करते हैं। तो फिर लाहेमल क्या है? बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों से मुज़ाकरात होंगे, एक्शन होगा, क्या होगा? बस यूं ही हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे। इस हुकूमत ने सबसे पहला काम जो किया था तो वो तो उनकी वो महरूमी थी, उनका वो किला था, उनका वो शिकवा था कि हमारी असल जो क़यादत है उसकी कभी बलूचिस्तान में हुकूमत नहीं आई। ये जाकर डॉक्टर मालिक साहब मेजॉरिटी में नहीं थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको इसलिए बलूचिस्तान उनके हवाले किया चीफ मिनिस्ट्री कि शायद डॉक्टर मालिक साहब के होते हुए ये लोग शायद रास्ते पे आएंगे और अपना वो रास्ता अपनाएंगे जो पाकिस्तान को मजबूती की तरफ, तरक्की की तरफ लेके जाता है। लेकिन ऐसा तो देखने में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि उनके पीछे कोई और ताकतें, और वो ताकतें जो हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन सी ताकतें हैं। हिंदुस्तान उसके पीछे है, उसके पीछे अमेरिकन है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि अमेरिकन हो या हिंदुस्तान वाले हो या कोई भी मुल्क हो, लेकिन लोग तो हमारे ही बिकते हैं ना। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि इस मामले से निपटने के बाद अब वाकई हुकूमत को सीरियसली बलूचिस्तान के इशू को भी देखना चाहिए, और ये नहीं सिर्फ उस इशू को देखना चाहिए, बलूचिस्तान की महरूमियां खत्म करनी चाहिए।
वहां पे जो पॉवर्टी है उसके मामलात को बड़ी सीरियसली लुक आउट करना चाहिए। वहां पे जो हेल्थ का मामला है, आप लेकिन एक शेख दफा साहब उनको वो अपने तो पैर पे अलहदगी खड़ा पसंद कर तो दें। कहते हैं हर सूरत अलहदगी चाहिए, उनके रहनुमा मुल्क से बाहर जाके बैठे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं रिपोर्ट यही है कि हिंदुस्तान की मदद करता है, हम तो हिंदुस्तान से दोस्ती की बात करते हैं। उसामा बात यह है कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आपको याद होगा पिछले 5 साल टेन्योर में उस वक्त के आर्मी चीफ जिनका कियानी साहब ने एक वहां पे एक प्लान किया, प्रोग्राम दिया कि बलोच जो नौजवान थे उनको आर्मी की सर्विस आपने ऑफर की, और उसमें एक बड़ा स्पेशल उनको एक दिया, रिलैक्स भी किया। तो आपने देखा कि जौक दर जौक लोग जो नौजवान थे फौज में शामिल हुए, बल्कि मैं यूं कहूंगा हजारों की तादाद में वो शामिल हुए। इसका मतलब यह है कि बलोच उतने ही हमदर्द हैं, उतना ही प्यार करते हैं जो पाकिस्तान के दूसरे सूबों के रहने वाले लोग करते हैं। तो ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, मैं फिर वही बात करूंगा कि ये ना हो कि जो अब आपके साथी है, आपके दोस्त हैं, इस मुल्क के वफादार हैं, आप उनसे भी हाथ धो भर लें। वक्त गुजरता ना जाए, इससे पहले ही आपको सही है, जल्दी एक्शन लेना होगा। चलो उम्मीद करते हैं आप चेयरमैन भी हैं, कायम कमेटी बराए दिफा के, हुकूमत का हिस्सा भी हैं, इस पर यकीनन कोई जल्द स्टेप लिया जाएगा। मासूम लोगों की जाने जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लश्कर साहब। वो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत को जल्द कुछ करना होगा, लेकिन अभी तक 9 माह हो गए हैं, बलूचिस्तान के लहदगी पसंद से कोई मुज़ाकरात की तरफ पेशकदमी नहीं हुई। लेकिन कौन हो सकता है इसके पीछे, इन धमाकों के पीछे कौन है? वाकई लहदगी पसंद है या कोई और कुव्वत है? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। तालिबान की जंगबंदी खत्म होने में एक दिन बाकी, दहशतगर्दी में अभी से तेजी, इस्लामाबाद में धमाका, कराची तबाही से बच गया, आने वाले दिन खौफनाक हो सकते हैं, अल्लाह खैर करे। तालिबान की जंगबंदी खत्म होने में एक दिन बाकी है और दहशतगर्दी में तेजी आ गई है। कल सिबी में ट्रेन निशाना थी, आज इस्लामाबाद के मजदूर मारे गए। कराची में क़यामत बर्पा करने का मंसूबा था, मगर अल्लाह का करम हुआ कि नाकाम हो गया। कराची बड़ी तबाही से बच गया और 13 किलो वजनी बम को फटने से पहले ही नाकारा बना दिया गया। विफाकी हुकूमत खुश है कि इस्लामाबाद में होने वाले धमाके से तालिबान ने न सिर्फ लाताल्लुकी का ऐलान किया है, बल्कि मजम्मत भी की है। तालिबान तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद का बयान सामने आया है, जिसमें तालिबान ने बेगुनाह अफराद पर हमलों को शरन हराम और नाजायज करार दिया है। इस्लामाबाद धमाके की जिम्मेदारी का लदम यूनाइटेड बलोच आर्मी ने कबूल की है। इसी तंजीम ने कल सिबी ट्रेन धमाके की जिम्मेदारी कबूल की थी। तंजीम के तर्जुमान मुरीद बलोच ने मीडिया के लोगों को फोन करके बताया कि यह कार्रवाई कल्लात में होने वाले फौजी ऑपरेशन का जवाब है, जबकि वजारत दाखिला ने यूनाइटेड बलोच आर्मी की जिम्मेदारी कबूल करने को मज़ाक़-ए-खेज़ करार दिया है। मगर हकीकत यही है कि नाराज बलोचों की कार्रवाइयां अब दहशत अंगेज होने लगी हैं। 2 दिन में 2 कार्रवाइयां, जिनमें 51 से जायद जीते जागते इंसान मौत के घाट उतार दिए गए। हकीकत यह है कि तालिबान की तरह नाराज बलोचों के भी नित नए ग्रुप सामने आ रहे हैं। पहले BLA थी, फिर BLF का नाम सामने आया, लश्कर बलूचिस्तान के भी चर्चे हुए और अब यूनाइटेड बलोच आर्मी कार्रवाइयां कर रही है। गर्ज आम शहरियों, बेगुनाह लोगों का किश्तो खून करने के लिए हर किसी ने अपने नाम से दुकान सजा रखी है। बलूचिस्तान की नई हुकूमत ने उनसे बात करने का इंदिया दिया था, मगर कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। इनकी कार्रवाइयों की शिद्दत, नई तंजीमों का वजूद और दायराकार बढ़ता जा रहा है। क्या तालिबान के बाद अब इनसे भी बात करना होगी? इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं सीनियर तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह। महमूद शाह साहब, फिर कौन हो सकता है इनके पीछे? वजारत दाखिला कहती है यूनाइटेड बलोच आर्मी का जिम्मेदारी कबूल करना मज़ाक़-ए-खेज़ है, कड़ियां कहीं और मिलती हैं। तालिबान कहते हैं शरन हराम है। फिर कौन है? दरअसल मैं समझता हूँ कि एक तो तालिबान की तरफ से जो उन्होंने कहा है कि वो मासूम शहरियों का खून नहीं बनाते, नहीं बहाते। आपको मालूम है कि पहले वो इस तरह करते रहे हैं। काफ़ी सारे जो हमले हैं इसी तरीके से, जिसमें बाज़ार में, यहाँ पेशावर में गरीब लोगों का खून बहा है, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी कबूल की है। और अभी वो जो है पता नहीं इस काम से अगर तौबागार हो गए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस तरह का हमला जो जब आप तालिबान की बात करते हैं जिसमें खुदकश वगैरह होते हैं, वो एक सिग्नेचर है जिससे पता चलता है। लेकिन इस तरह किसी कनस्तर में बम रखना और उसको कहीं पब्लिक प्लेस के ऊपर उड़ा देना, ये एक बड़ी आम कार्रवाई है। और मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में कुव्वत है, चाहे आप इंडिया की बात करें, चाहे आप अफगानिस्तान में कुछ अनासर की बात करें, वो ऐसा काम कर सकते हैं।
और इस सिलसिले में ये मेरा ख्याल में जो कुछ तहकीकात है कि ये जो ट्रक था या जो भी चीज़ थी ये शेखपुरे से आई थी। आपको मालूम है कुछ इंडियन एजेंट जो हमने पकड़े थे उन्होंने एडमिट किया था अपने ट्रायल्स में कि वो इंडिया से भेजे गए थे और वहाँ पर किसी तरह किसी साइकिल के ऊपर बम रखना या किसी दुकान के सामने बम रखना, इस तरह की कार्रवाइयाँ वो करते रहे। बाकी बात रहेगी ये यूनाइटेड बलोच आर्मी वगैरह की, ये बलूचिस्तान तक महदूद है और वहाँ पर मुख्तलिफ अनासर हैं। ये रहीम यार खान तक पहुँच चुके थे जहाँ वहाँ पर एक रेल पटरी के ऊपर उन्होंने और फिर कुछ वहाँ पर जो गैस के पाइपलाइंस है वहाँ नुकसान उन्हें पहुँचाई थी और मेरे ख्याल में उनका यहाँ तक आना जो है तकरीबन नामुमकिन है। और मैं एग्री करता हूँ कि उनकी तरफ से एक इस तरह का वो जो मशहूरी के लिए उन्होंने उसको कबूल किया है। मैं नहीं समझता कि उनकी लेकिन कल तो उन्होंने धमाका किया था। अगर इसको हम कहें कि भारत ने ये करवाया होगा तो भारत उनकी भी तो सपोर्ट करता है जो बलोच लहज़ी पसंद है, तो फिर हमारा जवाब क्या होना चाहिए भारत के बारे में? जी, दरअसल जो बलूचिस्तान में है इसमें बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं। मैं सिर्फ भारत की नहीं करूँगा बल्कि वेस्टर्न नेशन जो है, आप देखें कि इनके वो जो लोग हैं वो लंदन में बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है साजिश भी कर रहे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत ने बरतानिया से मुतालबा किया है कि हर्ब यार मरी और एक वहाँ पर एक और हज़रत है तो उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। और ये आपको मालूम है कि एक मुफ्ती जो है वो जो भी उसका नाम है वो अफ़गानिस्तान में काफ़ी असर थे, तो अफ़गानिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर वो स्विट्ज़रलैंड पहुँचे हुए हैं। तो मगरबी ममालिक जो है जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है और पाकिस्तान की जोग्राफ़ी इस तरह क्या है कि पाकिस्तान की मदद के बगैर वहाँ पर मतलब लैंड लॉक कंट्री है, तो उनके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई है कि कहीं बलूचिस्तान में इस तरह के प्रॉब्लम खड़ी करके अगर यहाँ पर मतलब कि पाकिस्तान तोड़ने की बातें हो रही हैं और हमारी तरफ ये हालत है कि हमने अपने 65 साल में अपनी जो ईस्टर्न बॉर्डर है जो इंडियन है उसके साथ उनको काफ़ी हमने अटेंशन पे किया है और हमारी जो मगरबी बॉर्डर हैं जो इधर खैबर पख्तूनख्वा में है या बलूचिस्तान में है, यहाँ हमने कुछ ज़्यादा मतलब है कि ख्याल नहीं रखा है, जिसकी वजह से और शायद अब जो हमले हो रहे हैं उनके ताने बाने इस सरहद से मिलते हैं। ये बताएं कि कहा ये जा रहा है कि क़िल्लात का जवाब, कल हमले को भी ये कहा गया, आज की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा गया कि क़िल्लात में जो फौजी ऑपरेशन हो रहा है बलूचिस्तान में उसका जवाब है। तो फिर क्या करें? फौजी ऑपरेशन रोका जाए, मुज़ाकरात भी इनसे नहीं चल रहे, यानी क्या करें कि तालिबान को मनाने की कोशिश करते हैं, उनसे जो दूसरे ग्रुप हैं जो मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं वो हमला कर देते हैं, वहाँ जाएँ तो बलूचिस्तान की तरफ से या कोई बाहर का हाथ हो जाता है, तो पाकिस्तान करे क्या फिर? किस तरह हम अपने लोगों को महफूज बनाएं? दरअसल जो हमने जिस तरीके से पंजाब में या अपने मशरक़ी सरहद में जिस तरह अपने कंट्रोल रेट जो है वो रखा हुआ है, इसी तरह का रेट हमने अपने मगरबी सरहदों के साथ भी बनाना होगा। चाहे आर्जी तौर के ऊपर टाइम गेन करने के लिए हम मुज़ाकरात तरीके से या किसी तरीके से इस तरीके से अगर वो बाज आ सकते हैं, लेकिन ये एक हमारी कमज़ोरी है कि हमारी इंटेलिजेंस भी इंतहाई कमज़ोर है और इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि फॉर वार्न्ड इज़ फॉर आर्म्ड, और फिर उसके बाद आप वहाँ पर कोई कार्रवाई भी करते हैं और अपनी रेड इंतहाई मजबूत बॉर्डरों के साथ करते हैं। उसका एक हिस्सा जो है वो है कि जैसे स्वात में कैंटोनमेंट आप एक बनाएंगे, ये प्लान है और जितनी जल्दी ये बन सके अच्छी बात है, क्योंकि ये जो ब्रिगेड साहब ने खुफिया रिपोर्ट्स की बात की है, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट वो तो 2 दिन से आ रही थी कि हमले हो सकते हैं इस्लामाबाद में, दीगर शहरों में, तो फिर हम रोकने में नाकाम क्यों रहते हैं जब रिपोर्ट्स भी आती हैं कि इस तरह के हमले हो सकते हैं? फिर क्या वजह है? दरअसल ये जो इंटेलिजेंस का काम है ये इंतहाई स्पेशलाइज काम है, हमें बहुत ही इम्प्रूव करनी होगी। इंटेलिजेंस का काम सिर्फ नहीं कि आपको डराने के लिए बताए कि पूरे शहर में एक हमला हो सकता है। दरअसल उस आदमी का पता करके, जैसे मगरबी ममालिक के इंटेलिजेंस से कैसे वो काम करते, उस आदमी को पहुंच के उसको हमला करने से पहले उसको पकड़ा जाए। ये नहीं है कि आप एक जनरल किस्म की
वार्निंग इशू कर दे, क्योंकि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी, बल्कि मैं कहता हूँ कि एक पैराडाइम शिफ्ट में जाना होगा। और तभी जो है वहाँ पर एक आदमी, मतलब अमेरिका में भी होता है, कैसे उसके फ्लैट में वो पहुँच जाते हैं, उसको पकड़ के एविडेंस के साथ उसके कंप्यूटर जो कुछ भी वो कर रहा होता है उसके साथ पकड़ लेते हैं। यही एफिशिएंसी यानी हमें इंटेलिजेंस को भी बेहतर बनाना होगा। आखिर में ब्रिगेडियर साहब बताएं कि एक दिन की मोहलत है तालिबान की डेडलाइन में भी, उनके भी तरफ से बयान ही आता है हमारे मुतालबा तब तक पूरे नहीं हुए, 2 दिन में 2 हमले हो गए हैं, अभी ये तालिबान ने नहीं किए, ये शुक्र अदा किया जा रहा है विफाकी हुकूमत की तरफ से भी। आने वाले दिनों में क्या होगा, खुदा न खास्ता क्या दहशतगर्दी बढ़ सकती है फिर? दरअसल जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं वो हुकूमत बहुत कमज़ोर पोजीशन से कर रही है, और वो तकरीबन ऐसे कर रही है जैसे उनकी मिन्नतें की जा रही हैं, उनसे उनके मुतालिबात मांगे जा रहे हैं। और पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान इस मुज़ाकरात के हासिल करना चाहता है वो ये है कि आपका ये जो टेरर नेटवर्क है इसको हमने डिसमेंटल करना है। अभी तक की चीज़ हुकूमत पाकिस्तान ने उनके सामने रखी नहीं है। तो अगर हुकूमत इतनी कमज़ोर पोजीशन से कि अच्छा अब वो मतलब है उन्होंने आपको दिए कि पहले पीस जोन आप कायम करें, आप इसके ऊपर सोच सकते हैं। मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत के लिए नामुमकिन होगा कि वो इसको माने। और वो तर्जुमान उनके कह रहे हैं कि जी ये हमारा पहला मुतालबा था, तो वो तो चूँकि नाकाबिल कबूल है, अगर वो नहीं है और फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकते तो हुकूमत को मानना पड़ेगा कि मुज़ाकरात के जरिए हमने इसको हल करने की कोशिश की। सही है। और बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब। यानी आने वाले मजीद मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि तालिबान भी खुश नहीं होंगे इस डेडलाइन के बाद भी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब का कहना है कि जो आज इस्लामाबाद में धमाका हुआ है इसमें गैर मुल्की हाथ हो सकता है। अब वजारत दाखिला देखते हैं कि इस हाथ को बेनकाब करती है या नहीं। न्यूज़ आर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह।